हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अस्मित कौर हेयर। तो नेक्स्ट आज हमारे पास आ रहा है पार्ट 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक शॉर्ट सा ही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा जाता है, दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इस दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है। तो वैसे ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो सेल होती है दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मीन्स जो हो चुका है, जैसे हमने पिछले वीडियो में करा कि उसके अंदर इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है ऑनरशिप और पोजीशन की, राइट। तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अभी उसको एग्जीक्यूट होना है क्योंकि उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी को पास नहीं करा। तो सेल इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी, क्योंकि अभी उसने एग्जीक्यूट होना है। दूसरा आ जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल में तो प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, चाहे वो पोजेशन की बात कर लो चाहे वो ऑनरशिप की बात कर लो, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में देखो, अगर तो आपने एग्रीमेंट टू सेल में पैसे पहले पे कर दिए, बायर ने पैसे पे कर दिए, तो फिर तो आपकी ऑनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई, लेकिन पोजेशन आपको किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा, ठीक है, या फिर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। लेकिन इसमें दूसरी चीज ये भी आती है कि अगर सिर्फ आपने वर्बली बोला है, अभी बायर ने कोई पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, तो उस केस में ऑनरशिप भी सेलर के ही पास है और पोजेशन भी सेलर के ही पास है, ठीक है। तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर एट सम फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ लॉस। अब देखो, मैं सेल की बात करूं तो रिस्क किसका बनता है? ऑब्वियसली बायर का, क्योंकि आप पैसे देके चीज ले आए हो। अब उसके बाद चीज खराब हो, जो मर्जी हो, आपसे गिर जाए, वो फट जाए, वो कुछ भी लाइक है ना, जो भी डैमेज हो, तो वो सारा रिस्क आपका हो जाता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर वो रिस्क किसके पास है? अभी भी सेलर के पास। सो रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द सेलर ओनली, ठीक है। तो फोर्थ हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच, राइट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना। अगर हम इस चीज को तोड़ते हैं बायर एंड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आगे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो, अगर सेलर तोड़ देता है इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, अगर एग्रीमेंट टू सेल को वो तोड़ रहा है, जो उसने प्रॉमिस करा था उसको तोड़ रहा है, तो बायर के पास सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रेमेडी है। मीन्स कि अगर बायर पहले पैसे पे कर चुका है तो अब ये सेलर के ऊपर है कि वो उसको देगा कि नहीं देगा। तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ये दोनों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये उसको वो कोर्ट में लेके नहीं जा सकता। लेकिन अगर सेल की बात करूं तो अगर सेल के केस में सेलर मुकर जाता है ना, ब्रेक कर देता है, तो बायर उसको स्यू कर सकता है फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और फॉर डैमेजेस। क्लियर। और वहीं पे अगर बायर मुकर जाए या बायर तोड़ दे तो क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर ने तोड़ दिया, वो मुकर गया कि अब मैंने ये चीज नहीं लेनी, तो फिर सेलर में स्यू फॉर डैमेजेस ओनली। तो सेलर सिर्फ उस चीज के लिए स्यू कर सकता है जितना उसका नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए, लेकिन प्राइस के लिए वो स्यू नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड अगर सेल की बात करें तो सेल के केस में अगर बायर मुकर जाए या वो तोड़ दे, तो जो सेलर है वो उसको स्यू कर सकता है फॉर प्राइस ऑल्सो। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर बायर मुकरता है तो सेलर दोनों केसेस में स्यू कर सकता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में वो सिर्फ डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है और सेल के केस में वो प्राइस के लिए भी स्यू कर सकता है। वहीं पे अगर सेलर मुकर जाता है तो बायर के पास, एग्रीमेंट टू सेल के केस में बायर के पास सिर्फ पर्सनल रेमेडी है कि अगर सेलर उसको पे कर दे, लेकिन सेल के केस में बायर भी स्यू कर सकता है फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और फॉर डैमेजेस ऑल्सो। क्लियर। फिर आ गया इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए फिर, तो अगर मैं सेल की बात करूं, ठीक है, सेल हो गई, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अब सेलर क्या करेगा? सेलर इन द एब्सेंस ऑफ लियन ओवर द गुड्स इज बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। अब ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी कौन है? कि जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो हो सकता है कि कोर्ट कोई अपना पर्सन उस
को असाइन करे, ठीक है। और वो जो कोर्ट का पर्सन आएगा, ऑफिशियल रिसीवर जिसको बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर उसकी लाइबिलिटीज और एसेट्स का को सॉर्ट आउट करेगा, मींस उसके क्या एसेट्स बनते हैं और क्या उसकी लाइबिलिटीज बनती हैं और किसको कैसे पे आउट करना है। तो वो सारे डिसीजंस ऑफिशियल रिसीवर के होते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया और फिर सेलर बाउंड है, सेलर को वो गुड्स किसको हैंड ओवर करनी पड़ेंगी, ऑफिशियल रिसीवर को। और ऑफिशियल रिसीवर उसको पे कैसे करेगा, रेटेबल डिविडेंड के बेसिस पे। अब इसके अंदर भी एक चीज ध्यान से सुनो, कई बार आपने ऐसे पॉइंट्स सुने होंगे कि उसने 1 रुपया लेना था किसी से लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो भी उसकी एसेट्स की कैलकुलेशन हुई तो 1 रुपए के बदले में उसको सिर्फ 40 पैसे रिकवर होंगे। सुनिए ऐसी कोई चीज, ठीक है। तो उसी तरह से सेलर ने जितने भी पैसे लेने थे तो वो ऑफिशियल रिसीवर ही डिसाइड करेगा एज पर द एसेट्स ऑफ द बायर कि उसको उसकी कितनी परसेंटेज मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हैं कि लाइक उसने अगर 100 लेने थे तो एसेट्स के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि अब उसको 100 में से सेलर को कितने पे किए जाएंगे, क्योंकि जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको प्रोपोर्शनेटली पे किया जाता है फिर, तो उसको हम रेटेबल डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो देखो अभी तक उसने पोजेशन दिया नहीं था बायर को, सेलर ने, राइट, और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पे सेलर को अपने गुड्स से अपार्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब गुड्स उसके पास ही रहते हैं, क्लियर। फिर हमारे पास आ गया इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, फिर देखो अगर सेल के केस में, सेल हो चुकी है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है ना, सेल के केस में सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी एज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज विद द बायर। तो इस केस में बायर अपने गुड्स ले सकता है फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करें, अभी ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उसमें अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर, अगर तो वो पैसे पे कर चुका है, ऑलरेडी पेड द प्राइस, तो अब बायर को पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, गुड्स तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, पूरे पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। रेटेबल डिविडेंड अगेन कि देखा जाएगा कि सेलर के कितने एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट सेट किया जाएगा। तो मान लो अगर बायर ने 100 रुपीज दिए थे तो वो अब 100 रिकवर नहीं कर पाएगा, जो भी परसेंटेज जो ऑफिशियल रिसीवर है, ठीक है, वो जो भी परसेंटेज डिसाइड करेगा वो परसेंटेज बायर को पे करी जाएगी। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास 7 पॉइंट आता है जर्नल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके लिए ना आपको 2 टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी पहले। एक होती है राइट इन पर्सोनम, जिसका मतलब होता है पर्सनल राइट अटैच टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली। दूसरी राइट इन रेम, इसका अंदर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। तो राइट इन पर्सोनम मीन्स कि हमारा राइट है सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट, और राइट इन रेम मतलब हमारे पास जो राइट है वो इन्फोर्सेबल टू द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स अ राइट इन पर्सोनम। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बात करी है कि बायर और सेलर वो दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉर्ट आउट करते हैं। तो अगर एग्रीमेंट टू सेल में, ठीक है, बायर और सेलर ने किसी ने भी एक दूसरे से कोई भी रेमेडी लेनी है अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट, तो वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज खुद डिसाइड करेंगी। इसके अंदर वो पूरे होल वर्ल्ड की तरफ इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, ठीक है। और वहीं अगर हम सेल की बात करें, वो राइट इन रिम हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर इसके अंदर बायर गेट्स एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ ऑनरशिप एंड हिज राइट ऑफ द बायर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द होल वर्ल्ड। सेल के अंदर जो भी उसको राइट मिला है बायर को, या जो भी राइट्स हैं सेलर के पास, वो इन्फोर्स्ड अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द होल वर्ल्ड है। क्लियर हुई ये चीज। उसके बाद हमारे पास आता है राइट ऑफ रीसेल। देखो सेल के केस में सेलर के पास बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो दोबारा से उस चीज को सेल करे, ठीक है। इवन इफ उसके पास अगर पोजेशन भी है तब भी सेल हो चुकी है। लाइक देखो कई बार हम क्या करते हैं कि हमने कहा, हमने पैसे दे दिए, चीज परचेज कर ली और हमने उन्हीं के पास रख दी वो चीज कि हम 2 घंटे में मार्केट से होके आ रहे हैं और जाते जाते ये चीज हम आपसे उठा लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी तक पोजेशन तो उनके पास है ना, तो इस केस में वो उसको दोबारा रीसेल नहीं कर सकते। क्लियर।
और अगर वो रीसेल कर भी देगा, ठीक है, तो न्यू बायर के पास गुड टाइटल नहीं जाएगा और जो फर्स्ट बायर है वो अपने गुड्स को रिकवर कर सकता है। वहीं इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो सेलर मे सेल द गुड्स सिंस ऑनरशिप इज विद हिम, ठीक है, उसके अंदर ऑनरशिप उसके पास ही है। देखो अगर तो आपने पैसे की पेमेंट कर दी हुई है, ठीक, कि हाँ गुड मैं कल ले जाऊंगा, ये आप पैसे रख लो, आपने पैसे की पेमेंट कर दी हुई तो फिर ऑनरशिप आपके पास है। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रॉमिस ही करा, एक दूसरे का प्रॉमिस है कि सेलर और बायर के बीच में बात हुई है कि हाँ कल आपको ये गुड डिलीवर कर दिया जाएगा और आपने कोई पेमेंट नहीं करी है, तो उस केस में तो ऑनरशिप भी उसी के पास है। तो यहाँ पे अगर ऑनरशिप भी उसके पास है, पोजेशन भी उसके पास है, तो वो अपने गुड को रीसेल कर सकता है, लेकिन वो लायबल होगा सिर्फ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। मीन्स कि आप बोलोगे कि आपकी वजह से मेरे को इतना नुकसान हो गया तो आपको मुझे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो अगर सेलर एग्री करता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज प्राइस तो आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है राइट ऑफ रीसेल। तो ये था डिफरेंस सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो रेस्ट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 3. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.